हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दिनों मैंने आपको प्राप्ति भुगतान खाता की थ्योरी बताई थी और उस थ्योरी में मैंने बताया कि किस प्रकार प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। इसके संदर्भ में मैंने पिछले दिनों प्रारूप भी बताया था। आज हम उसका एक प्रैक्टिकल का सवाल पिछले दिन तैयार कर चुके थे और आज फिर हम उसका अगला सवाल कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक्स का 4th नंबर का सवाल है। इस सवाल को आप बुक्स में देख लें। ये बुक्स में इसको आपको दिखाया जा रहा सवाल, इसको नोट कर लें। ये 4th नंबर का सवाल जिसे आपको सॉल्व करना है। जो मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे प्राप्ति भुगतान खाते के लिए, कौन सी प्राप्तियों में एंट्री करी जाती है और कौन सी भुगतान पक्ष में करी जाती है, अर्थात डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में हम इसकी एंट्री करते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, प्राप्ति भुगतान खाता आपके सामने बना हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4, जिसे हमें वर्ष के अंतिम में 21 मार्च 2009 को तैयार करना है। इस खाते के लिए डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष हैं, जहां पर प्राप्तियां और भुगतान को लिखा गया। जैसे कि मैंने पिछले दिनों बताया था कि इनमें प्राप्तियां, सारी प्राप्तियां चाहे जो गत वर्ष की हो, आगामी वर्ष की हो या वर्तमान वर्ष की हो, उनको लिखा जाता है। इसी संदर्भ में रोकड़ बाकी आपके प्रश्न में दिया गया है, उसे हम डेबिट पक्ष में शेष नीचे लाए करके 11,500 रुपए लिखेंगे। ये डेबिट पक्ष कहलाएगा और ये क्रेडिट पक्ष कहलाएगा। तो ये रोकड़ बाकी प्रश्न में दिया गया है, जिसे हम डेबिट पक्ष में शेष नीचे लाए 11,500 रुपए लिखेंगे। इसके पश्चात प्रश्न में चंदा प्राप्त दिया गया है, जिसमें हमें 3 प्रकार के चंदे दिए गए हैं। पिछले वर्ष का दिया गया है, चालू वर्ष का दिया गया है और आगामी वर्ष का चंदा दिया गया है। इस संदर्भ में हमने गत वर्ष का चंदा 1,500 रुपए डेबिट में लिखा है, जिसकी मेन हेडिंग हमने लिखी प्राप्त चंदा, और उसके अंतर्गत हमने 3 एंट्री शामिल करी है। गत वर्ष का 1,500 रुपए, आगामी वर्ष का 6,000 रुपए और चालू वर्ष का चंदा 59,000 रुपए। और इन तीनों को जोड़ने के बाद जो प्राप्त चंदा का टोटल अमाउंट होता है वो होगा 66,500 रुपए, जिसकी एंट्री हम डेबिट पक्ष में करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए प्राप्तियां कहलाए। इसके पश्चात प्रवेश शुल्क दिया गया है। प्रवेश शुल्क की राशि दी गई है 9,000 रुपए, इसे भी हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। प्रश्न में बिजली का बिल दिया गया है 7,000 रुपए, जो कि हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि बिजली का बिल जो होता है वो भुगतान करा जाता है। बिजली का बिल मिलेगा नहीं, बिजली का बिल का खर्च आपको देना पड़ेगा, तो इसे हम भुगतान पक्ष में क्रेडिट में लिखेंगे, जिसका अमाउंट दिया गया है 7,000 रुपए। इसके पश्चात वेतन दिया गया है। वेतन का अमाउंट यहाँ पर एक वित्त वर्ष में 30,000 रुपए दिया गया है। वेतन का यहाँ पर टोटल दिया है 30,000 रुपए। हो सकता है किसी प्रश्न में वेतन का मासिक दिया जाए कि मासिक वेतन 600 रुपए है। यदि मासिक वेतन 600 रुपए दिया जाएगा तो उसे 7,200 रुपए करेंगे, 12 इंटू कर देंगे 600, तो वहां पर आएगा 12×72 7,200 आएगा। परंतु यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया है, वर्ष भर का दिया है 30,000 रुपए, तो यहाँ पर हम क्रेडिट पक्ष में भुगतान भेज देंगे। इसके पश्चात प्रश्न में आपके बुक में दिया गया है दान दिया गया। दान 2 प्रकार का हो सकता है। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन न दिया गया हो कि दान दिया है या केवल दान लिखा हो, तब आप उसको दान दिया ही मानेंगे। क्योंकि प्रश्न में केवल दान लिखा है, 20,000 रुपए लिखा है, ये स्पष्ट नहीं है कि दिया है या प्राप्त किया, तब हम उसे दिया हुआ ही मानेंगे। तो दान दिया गया मान के चलेंगे और इसे हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे 20,000 रुपए। अक्सर मोस्टली गलती यही पर होती है कि डोनेशन दिया रहता है वो लोग क्रेडिट कर देते हैं, जबकि केवल डोनेशन दिया है तब आपको 20,000 रुपए डेबिट में लिखना है। अगर डोनेशन रिसीव्ड दिया है तब फिर हम आपको डोनेशन आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको भुगतान पक्ष में लिखना पड़ेगा, रिसीव्ड ही मानिए, दिया मानिए। उसके बाद दिया है वेतन के बाद हमें आपको प्रश्न में लिखना है सचिव का मानदेय। सचिव का मानदेय भी यहाँ पर एक मुश्त राशि इकट्ठी दे दी गई 10,000 रुपए। किन्हीं प्रश्नों में आपको सचिव के मानदेय की राशि मंथली दी जाएगी या प्रति माह कितना रुपए है, तो आप उसको 31 मार्च की डेट में, फाइनेंशियल ईयर की डेट में पूरा उसको 12 माह का इंटू करके यहाँ पर पूरा मानदेय लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 1,000 रुपए दिया है तो 12 माह का आपका मानदेय हो जाएगा 12,000 रुपए। हो सकता है किसी प्रश्न में ये दे दिया जाए कि आपको 10 माह तक 1,000 रुपए दिया गया, तब आपको वहां पर स्पष्ट करना पड़ेगा कि 10 माह का इंटू 1,000 रुपए 10,000 रुपए होगा। इसके पश्चात खुदरा व्यय, जो फुटकर व्यय होते हैं किसी भी गैर व्यवसायिक संस्था को या लाभकारी संस्थाओं को चलाने के लिए, कुछ फुटकर व्यय होते हैं, कुछ कंटिजेंसी व्यय होते हैं, क्योंकि वो उसके भुगतान करने पड़ते हैं कुछ व्ययों का, तो उन्हें भी हम यहाँ पर भुगतान पक्ष में क्रेडिट में ही लिखेंगे। और इसके पश्चात आपको जो सारी एंट्री करने के बाद, जैसा कि इस प्रश्न में दिया है कि उपार्जित, कोई आपकी आय दी है या कमीशन उपार्जित है, उपार्जित
इसमें क्या अंतर है, देखिए ये आपको उपार्जित लिखा है और ये होता है अर्जित। कमीशन अर्जित मतलब आपके पास रिसीव हो गया है, प्राप्त हो गया है। अर्जित तो लिखना है लेकिन उपार्जित नहीं लिखना। आपको आपने कार्य कर रहा है किसी पर, आपको कमीशन मिलना है। उपार्जित बस केवल आपके पास अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो उपार्जित अगर कमीशन दिया है तो उसे यहाँ पर नहीं लिखना। केवल जो अर्जित आ गया, जो आपके पास आ गया कैश, जो कैश फ्लो होते हैं, जो हमारे पास कैश आ रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं, उनको बस लिखना है, और जो कैश हम दे रहे हैं उनको लिखना है। इसके पश्चात इस प्रश्न में दिया है कि बाकी है व्यय के। मान लीजिए आपने बिजली व्यय करे 8,000 रुपए और आपने उसमें दिया है कि 1,000 रुपए बिजली व्यय के नहीं चुकाए, तब आपको उसमें केवल बिजली व्यय की एंट्री 8,000 की नहीं करना, उसमें केवल 7,000 रुपए की एंट्री करना है। जैसे आपके प्रश्न में दिया गया है एक एंट्री सबसे लास्ट में, आप देखेंगे इस प्रश्न में कि लेखन सामग्री के 500 रुपए अदत्त है, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं वो नहीं दिए गए, अनपेड है। अगर अनपेड है तो ना तो कैश आ रहा है, ना प्राप्त हो रहा है, ना भुगतान हो रहा है, ना आ रहा है ना जा रहा, दोनों की एंट्री इसमें नहीं होगी क्योंकि वो अदत्त है। तो सारी एंट्रियों को करने के बाद आप डेबिट और क्रेडिट के पक्षों का योग निकाल लेंगे। प्राप्तियां आपकी अधिक होना चाहिए, भुगतान आपके उतने बराबर भी हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि प्राप्तियों से अधिक किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी आपकी प्राप्तियां हैं, जैसे मैंने सपोज आपके सामने देखा 1, 2, 3, 4 मधु का टोटल आ रहा है डेबिट का 1,07,000 रुपए, उसे मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ 1,07,000 रुपए रफ में, ये आपका है डेबिट का अमाउंट। और इसके बाद मैंने क्रेडिट के अमाउंट सारे जोड़ दिए हैं, ये चारों एंट्री को जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर हम लिख के इसको घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 8 और 2 10, तो यहाँ 8, 4, 12, 5, 17, 7 हाथ से दे और फिर इसके बाद इसको जोड़ देंगे। सॉरी, ये टोटल पूरा लगा दिया है। तो ये जो आपका क्रेडिट का जो योग आएगा, इतना योग, इनको बस जोड़ना है, फिर इसको घटाएंगे तो क्रेडिट का जो योग आएगा 800 पीछे आ रहा है, और इसके बाद 7, 4, 11 की एक हाथ से ला रही है, फिर एक यहाँ पर 4 और 1 5। ठीक है, इसको मैं घटा लूंगा, ये क्रेडिट है, इसको मैं घटा के देख रहा हूं कितना आ रहा है। यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, यहाँ 10 में से 5 जीरो से नहीं घटेगा, 55,200 ये जो आ रहा है ये आपका बैलेंस हो रहा है। और ये बैलेंस जो होगा क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिसको हम अंतिम बाकी करेंगे, रोकड़ बाकी करेंगे, ये शेष नीचे ले गए 55,200, ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जाएगी और इससे आपको ओपनिंग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये बनता है प्राप्ति भुगतान खाता, जो कि अलाभकारी संस्थाएं बनाती हैं। तो आज मैंने आपको प्राप्ति भुगतान खाता का सेकंड जो सवाल कराया है, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करने का जो आपकी बुक्स में और सवाल दिए गए हैं उन्हें भी आप आगे करिए। बस ध्यान रखिए कि वेतन, सचिव का मानदेय या बिजली का बिल, इनमें कौन सी राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो कौन सी राशि देना बाकी है, उसका ध्यान, उससे ध्यान में रखकर ये आप एंट्री करेंगे।